अंतिम प्रहार सेलेक्टेड असर्शन रीजन क्वेश्चंस क्लास 11th यूनिट 5 पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। असर्शन है कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट रिक्वायर एज स्टीप अ ग्रेडियंट एज ऑक्सीजन टू अचीव सिमिलर रेट्स ऑफ डिफ्यूजन। सो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड में 45 से 40 5 mmHg है और ऑक्सीजन में करीब आप देखेंगे 64 mmHg। तो स्टेटमेंट तो ठीक है। अब आपने कहा बिकॉज, ये किस लिए? क्योंकि उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी अक्रॉस द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, वो कई गुना ज्यादा है ऑक्सीजन से। क्योंकि अगर उसका भी क्योंकि देखना है, क्योंकि वो ज्यादा सोल्यूबल है प्लाज्मा में। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सो अब हम अगर यहां पर रीजन देखेंगे, द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है और सोल्यूबिलिटी इसको एक्सप्लेन करेगा। यहां पर हमने ये कहा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करिए। द ओ ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर। देखिए ये बात ठीक है, मुझे पता है कि आरएच के बारे में भी बात करनी चाहिए। आइडियली आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि सर ये ओ नेगेटिव होना चाहिए, दैट इज करेक्ट। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि ओ ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर आपकी एनसीईआरटी में भी इसी कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है। सिंपल चीज को एग्जाम पे सिंपल छोड़िए, ये बात ठीक है। अब हम कह रहे हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि सिग्निफिकेंट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन डोनर के एंटीजन, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एंटीजन वो चीज है जिसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स होता है और जो रेसिपिएंट है उसकी एंटीबॉडीज के बीच में होता है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मिसमैच रिएक्शन है वो डोनर का एंटीजन इन्वॉल्व होगा और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी। और क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट नहीं करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सल डोनर होना चाहिए। यस, आइडियली ओ नेगेटिव अगर लिख देते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि उसमें आरएच एंटीजन भी होता। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। लेकिन यहां पर अब हमने कहा कि जब हम बिकॉज के बाद में आगे देखेंगे, बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि दोनों एंटीबॉडीज हैं, लेकिन ये हमारे रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। हम एंटीबॉडीज नहीं एंटीजन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करिए। द फिल्ट्रेट इज कंसंट्रेटेड एज इट मूव्स डाउन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। सो लूप ऑफ हेनले के जो दो लिम्ब्स हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब है, एक असेंडिंग लिम्ब है। यहां फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है, ये फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है। सो आप इसे कहेंगे असेंडिंग लिम्ब, इसे आप कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब। यहां पर वाटर के लिए ये परमिएबल है, सॉल्ट को अलाउ नहीं करेगा। और ये बिल्कुल अपोजिट है, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है और सॉल्ट को आसानी से जाने देगा। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि जब फ्लूइड यहां पर नीचे जा रही है तो पानी बाहर निकाल लेंगे, तो नीचे आते आते ये चीज कंसंट्रेट हो जाएगी। द फिल्ट्रेट इज कंसंट्रेटेड एज इट मूव्स डाउन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका बिकॉज ये है कि ये परमिएबल है किसके लिए? पानी के लिए। जब ये फिल्ट्रेट नीचे आ रहा होगा तो यहां से पानी बाहर निकाल के इसको कंसंट्रेट किया जाएगा। यहां क्या लिखा है? द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। ANF mechanism acts as a check on the renin angiotensin mechanism. So लाइन है NCERT की, आपको पता है, ये बात ठीक है। बिकॉज जो आपके लेवल पर आपको पता होना चाहिए। हालांकि कई तरीके हैं ANF के जो कि वो अपोज करता है रास को, लेकिन यहां समझिए कि जब आप एंजियोटेंसिन की बात करते हैं तो ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है। सो यहां पर जो ये मीडिएटर रिलीज हो रहा है ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है और ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। जबकि एएनएफ क्या कॉज करता है? वेजोडाइलेशन। ये क्या कॉज करता है? वेजोडाइलेशन, और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। ये है अपोजिशन। और यहां पर क्या लिखा है? एएनएफ कॉजेज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये बात गलत है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। इन ह्यूमंस द फर्स्ट 7 रिब्स आर क्लासिफाइड एज ट्रू रिब्स। आपको समझ में आ गया, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये वर्टिब्रोस्टर्नल है। ये वर्टिब्रोस्टर्नल है।
डोर्सल साइड सबकी अटैचमेंट थोरेसिक वर्टिब्रा से है और वेंट्रल साइड पर सबकी अटैचमेंट इंडिविजुअली अपनी कोस्टल कार्टिलेज की मदद से स्टर्नम पर है। तो स्टर्नम जो वेंट्रल साइड पर बोन होती है, जिसे ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है, इसके ऊपर पहले 7 पेयर्स ऑफ रिब्स आकर के जुड़ते हैं अपनी खुद की इंडिविजुअल कोस्टल कार्टिलेज से, इसीलिए इनको वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स कहा जाता है फर्स्ट 7 पेयर को। 8th 9th 10th वर्टिब्रोकॉन्ड्रल है। 8th 9th 10th की जो कोस्टल कार्टिलेज है वो 7th की कोस्टल कार्टिलेज के साथ में जाकर के जुड़ती है और 11th और 12th की वेंट्रल अटैचमेंट है नहीं, इसीलिए उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। दे डायरेक्टली आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम विद देयर ओन कोस्टल कार्टिलेज। बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। छठा क्वेश्चन करिए, हाइपोकैल्सीमिया कैन कॉज टिटनी। लाइन है आपकी एनसीईआरटी की, इसकी बिकॉज मैं आपको बता देता हूं। कैल्शियम जब कम होगा तो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी बढ़ेगी, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन ज्यादा एक्साइट हो जाएगी। कैल्शियम एक मेम्ब्रेन स्टेबिलाईजर है, वो न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ डीपोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, बार बार फायर करेगी ये न्यूरॉन, और उसकी वजह से जनरली न्यूरॉन क्योंकि मसल को स्टिमुलेट करता है तो इस तरह के इम्प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे जिसकी वजह से टिटनी होगी। फिर समझ लीजिए, हाइपोकैल्सीमिया कॉजेज इंक्रीज न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, द न्यूरल membrane will produce more and more depolarization, will stimulate the muscle and will lead to tetanization. So ये हमारा because है, hypocalcemia increases neuronal excitability, बिल्कुल explain कर रहा है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स आर रेयर इन आवर न्यूरल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में प्री और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बहुत पास होती हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट वर्चुअली इम्पॉसिबल, वर्चुअली गायब है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोनों सेल फ्यूज हो गए हैं, दोनों के बीच में बहुत हल्का सा डिफरेंस है और यहां पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट है और यहां पर गैप जंक्शन होते हैं, इसकी वजह से आयंस एक दूसरे में जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये फास्टर तो होगा लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता। इसमें यह नहीं हो सकता कि आप इसे यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स के लिए इस्तेमाल कर सके। आप एरो देखिए, यह भी नहीं हो सकता कि इसको इनहिबिट किया जा सके। वो दोनों एडवांटेज किसमें है? केमिकल साइनैप्स में। सो जब मैंने आपसे कहा बिकॉज, तो मैं ये देख रहा हूं कि इनको रेगुलेट नहीं किया जा सकता। यह बात ठीक है कि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स फास्टर है केमिकल साइनैप्स से, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होता, वो सारे स्टेप्स नहीं होंगे और इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन होगा, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए, सोडियम पोटाशियम पंप इज इलेक्ट्रोजेनिक इन नेचर। इलेक्ट्रोजेनिक इन नेचर का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। आप जानते हैं जो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है उसके आउटर सरफेस पे एक एक्सेस ऑफ कैटायंस और इनर सरफेस पे एक्सेस ऑफ एनायन होता है। सोडियम पोटाशियम पंप एक, बड़े ध्यान से देखिएगा, सोडियम पोटाशियम पंप, ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ध्यान से देखिए, इसमें एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है और वो जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो 3 सोडियम को तो बाहर फेंकता है और साथ में 2 पोटाशियम को अंदर लेके आता है। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा कैटायन बाहर जा रहा है और इसलिए ये इलेक्ट्रोजेनिक है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कैटायन जब भी ये काम करेगा तो एक एक्स्ट्रा कैटायन को बाहर फेंकेगा। द पंप मूव्स मोर पॉजिटिवली चार्ज आयन आउट ऑफ द सेल देन इट मूव्स इनटू द सेल। बिल्कुल ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। 9th देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन रिजल्ट्स इन एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड गोइटर। बड़ा आसान है, आपको पता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर और एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करता है टीएसएच और टीएसएच एक्ट करता है बेटे थायराइड ग्लैंड पर और थायराइड ग्लैंड में बेटे फॉलिकल होते हैं और फॉलिकल अपना सिक्रीशन बढ़ा करके ज्यादा थायराइड हार्मोन बनाएंगे और T3 और T4 प्रोड्यूस होगा। बड़े ध्यान से इस बात को समझ
समझिएगा। सो इसको एक बार दोबारा कर लेते हैं, इसको एक बार समझा देता हूं। मैंने ये कहा हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा रिलीजिंग हार्मोन, ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ये प्रोड्यूस करेगा टीएसएच, टीएसएच एक्ट करेगा थायराइड के ऊपर, थायराइड फॉलिकल अपना सिक्रीशन बढ़ा देगा, आयोडीन को जोड़ करके और T3 T4 बढ़ाएंगे और T3 T4 का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द नॉर्मल रेगुलेशन। अब हम कह रहे हैं कि अगर आयोडीन कम है तो T3 T4 लेवल कम हो जाएंगे, T3 T4 लेवल कम हो जाएंगे तो TSH बढ़ जाएगा, TSH बढ़ जाएगा तो वो एक्ट करेगा फॉलिकल पे, फॉलिकल के अंदर सिक्रीशन बढ़ जाएंगे, पर आयोडीन तो है नहीं, आयोडीन तो है नहीं जिससे T3 T4 बढ़ाए, तो फॉलिकल का साइज बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर सिक्रीशन बेटे ये तो ठीक है ना कि TSH तो आएगा ही आएगा, और TSH जब स्टिमुलेट करेगा तो थायराइड हार्मोन नहीं बनेंगे, पर वो थायरोग्लोबुलिन जो कि भरा हुआ होता है फॉलिकल में वो बनेगा और फॉलिकल का साइज बड़ा होगा और थायराइड ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाएगा। सो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ आयोडोथायरोनिन। दिस इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन करिए, इंसुलिन डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। सो देखिए ये एक सेल है, लेट अस से कि ये एडिपोसाइट है और ये बेटे ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, आपने खाना खाया, यहां पर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, और इस खाना खाने की वजह से जब ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो बॉडी ने क्या प्रोड्यूस किया, इंसुलिन। इंसुलिन ने यहां पर एक ट्रांसपोर्टर को स्टिमुलेट किया, आपने अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा, इसका ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 नाम है। इसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज यहां से निकल करके सेल में पहुंच गया। दिस इज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी सेल, दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर ग्लूकोज यहां से यहां पहुंच गया तो यहां कम हो जाएगा। ये वो तरीका है जिससे इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज कम करता है। इंसुलिन इंड्यूसेस अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द बॉडी सेल। सो बिल्कुल परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नीट एंट्रेंस एग्जाम बहुत पास है, उम्मीद है आप बिल्कुल अपने बेस्ट मेंटल एटीट्यूड में, बेस्ट फिजिकल हेल्थ में हैं। बेस्ट ऑफ लक।